सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल बदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 6 का अध्ययन हम कर रहे थे और यूनिट नंबर 6 में हम अभी पिछली क्लास में हमने परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। हमने खेल प्रशिक्षण क्या होता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की परिभाषा जिसमें मैटविएव, मरे, मार्टिन और हरदयाल सिंह की परिभाषा को हमने थोड़ा महत्वपूर्ण मानकर पढ़ा था कि वहां से एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। चलिए भाई शुरू करें। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए आज की जो क्लास रहने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल या फिर सिद्धांतों की। ये सिद्धांत क्या है इनके बारे में हम बात करते हैं, एक एक करके हम इन सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। चलिए भाई ट्रेनिंग के बारे में एक जानकारी, वैसे तो साधारण सी जानकारी है। जब इसको कॉलेज में हमने पढ़ा था ना तो वहां पर हमारे टीचर ने एक बात बोली थी और उस वो बात को मैं लगभग दोहराता हूं जब भी मैं पढ़ाता हूं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक वो विषय है जिसको आप जब पढ़ते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए, जैसे आप यहाँ पर ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप ट्रेनिंग एंड मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग देख रहे हैं कि ट्रेनिंग कैसे करवाई जाती है। यहाँ पर आप लिखा हुआ देखते हैं थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग की ट्रेनिंग कैसे करवाते हैं। पढ़ाना अलग है, पढ़ाना टीचिंग है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग अलग शब्द है, टीचिंग अलग शब्द है, कोचिंग अलग शब्द है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर ट्रेनिंग शब्द लिखा हुआ है। ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। अब ट्रेनिंग शब्द जो है ना वो थोड़ा सा सीमित शब्द है। सीमित का कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं तीन चीजों को यहां पर एक साथ रखकर इनके बीच में डिफरेंस देखना चाहूं, एक मैं टीचिंग शब्द रखूं, एक मैं ट्रेनिंग शब्द रखूं और एक मैं कोचिंग शब्द रखूं, तीन शब्द यहां पर हम रखें अगर साथ में। टीचिंग का मतलब है पढ़ाना, मेरे पास कोई ज्ञान है उसको मैंने बता दिया। ट्रेनिंग का मतलब है कौशल सिखाना, ट्रेनिंग का मतलब है केवल कौशल सिखाना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को फुटबॉल खिलाना सिखाना चाहते हैं तो फुटबॉल के कोई कौशल सिखा देना, जिम के अंदर ट्रेनिंग करवाना। एक चीज ये देखना कि जिम के अंदर ट्रेनिंग होती है, कोचिंग नहीं होती। कोचिंग जो है वो बड़ा व्यापक शब्द है। कोचिंग अपने आप में टीचिंग को और ट्रेनिंग को दोनों को सम्मिलित कर लेता है, क्योंकि जो कोच होगा उसका ट्रेनिंग टीचिंग ये दोनों के दोनों काम होंगे। फर्क इनमें क्या होगा भाई? देखिए ट्रेनिंग जो है ना वो केवल खेलने पर आधारित रहेगा कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आपके पास आएगा, आप उसके कौशल को रिफाइन करते हैं, आप उसके कौशल को बेहतर करते हैं, वो है ट्रेनिंग। कोचिंग में क्या किया जाता है? कोचिंग में सिखाया भी जाता है लेकिन साथ साथ उसको एजुकेट किया जाता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है ना वो कोचिंग का भाग होगा कि वो कोच करेगा या फिर वो कोचिंग के अंदर वो करवाया जाएगा। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तमाम तरह का जो विकास है वो किसके अंदर होता है? कोचिंग के अंदर। जब दोनों का हम फर्क जानते हैं, आमतौर पर कोचिंग और ट्रेनिंग दोनों को एक साथ हम उपयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर दोनों को ठीक ठीक समझे तो कोचिंग थोड़ा सा सीमित एक शब्द है जिसमें केवल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन जो कोचिंग है, कोचिंग थोड़ा एक व्यापक शब्द है जिसके अंदर तमाम तरह की चीजें जो शामिल हो जाती हैं। यहां पर लिखा हुआ है थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग। जब आप किसी को ट्रेनिंग करवाने जाएंगे, किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग करवाएंगे, तो ट्रेनिंग करवाने के लिए आपको केवल ट्रेनिंग का ज्ञान नहीं चाहिए। मतलब कि आपको ट्रेनिंग कैसे करवाई जाती है, कौन कौन से मेथड्स वहां पे लगाए जाएंगे, कैसे आप ट्रेनिंग करवाएंगे, वो तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको अन्य और भी चीजें जानकारी होनी चाहिए जो अनिवार्य है। उनके बिना आप ट्रेनिंग नहीं करवा पाएंगे, उनके बिना किसी को आप कोचिंग नहीं दे पाएंगे। क्या क्या वो चीजें हैं? आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि मानव शरीर किस तरह का है, आपको फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि वो शरीर कार्य किस तरह से कर रहा है। ये दोनों चीजें बेसिक बनाएंगी कि आप जिसको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके शरीर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का मतलब है कि जो भौतिकी के सिद्धांत, जो फिजिक्स के नियम है, जो मैकेनिक्स यांत्रिकी के नियम है, वो शरीर के ऊपर कैसे लग रहे हैं, जब आप गति कर रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्टैटिक्स, आपको आंकड़ों को पढ़ना आना चाहिए, आपको आंकड़े इकट्ठे करने आने चाहिए, आंकड़ों को पढ़ना आना चाहिए, ताकि आप इस चीज का पता लगा सकें कि सुधार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, कितना सुधार हो रहा है, कैसे सुधार हो रहा है, इसके बारे में जानकारी। टेस्ट एंड मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए, आपको विभिन्न टेस्ट करवाने आने चाहिए और उन टेस्ट का मूल्यांकन कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे और उनकी जो फाइंड आउट्स होंगे, जो भी उनका
मूल्यांकन होगा, उसका इवेल्युएट कैसे करेंगे, उसको कैसे आप आंकलन करेंगे कि इसके आधार पर हम कैसे ट्रेनिंग प्लान को चेंज करें, वो चीज आपको आनी चाहिए। स्पोर्ट्स मेडिसिन आपको आनी चाहिए। स्पोर्ट्स मेडिसिन का मतलब है अगर खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो आपको प्राथमिक उपचार देना। अब बेशक मान लीजिए कि खिलाड़ी को चोट लगी, लेकिन खिलाड़ी को ये नहीं पता है कि मेरे को जिस तरह की चोट लगी है मैं कौन सी डॉक्टर के पास जाके दिखाऊं या फिर किस फिजियोथेरेपिस्ट के पास मुझे जाना है। ये कोच ही आपको बताएगा कि आपके चोट की प्रकृति। अब कोच का मतलब ये नहीं है, ट्रेनर का मतलब ये नहीं है कि आपको तमाम तरह की जो मशीन है वो मशीन उपयोग करनी आनी चाहिए। यहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन के ज्ञान का मतलब ये है कि आप खिलाड़ी को रास्ता दिखा सकें कि आपको इस तरह की चोट लगी है तो इसमें आप ये काम करेंगे, इस डॉक्टर के पास जाएंगे, ये आराम करेंगे और आराम करने के बाद आप अभ्यास ये करते हुए आएंगे। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन की जानकारी उसको होनी चाहिए। फिर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का जानकार होना चाहिए। मोटर लर्निंग, कैसे सिखाया जाए, एक है कि आपको आता है, एक सिखाया कैसे जाए। मोटर लर्निंग कि आप विभिन्न कौशल कैसे सिखाएंगे, कौशल का अधिगम कैसे होगा, कैसे सिखाए जाएंगे, उसकी जानकारी होनी चाहिए। पेडागोजी, शिक्षण कैसे दिया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए। आपके पास कोई ज्ञान है वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। न्यूट्रिशन, क्या भोजन करना है, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, हिस्ट्री की जानकारी, हिस्ट्री की जानकारी आपको क्यों होनी चाहिए, मोटिवेट करने के लिए, खिलाड़ियों को रुचि बनाने के लिए, खिलाड़ियों को सही सही आप फैक्ट्स बताने के लिए, खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई खिलाड़ियों की एक तस्वीर दिखाने के लिए। खिलाड़ियों के पास एक जानकारी जब होती है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी गांव में खेलने गए, किसी स्कूल की टीम में खेलने गए, किसी कॉलेज में खेलने गए, तो कोच आपको बताता है कि हमारा कॉलेज पिछले 20 साल से जीत रहा है, हमारा कॉलेज जो है वो कभी चैंपियन हुआ करता था, अभी 5 साल से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जब इतिहास बताते हैं तो इतिहास के साथ आप अपने आप को, उस इतिहास के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो आप परिश्रम थोड़ा अधिक कर सकते हैं। आप लगन के साथ, आपके पास एक टारगेट हो जाता है कि हमें ये काम करना है। जैसे हम अगर अपना भारत का इतिहास पढ़े तो हम चाहते हैं कि वैसा काल जो है, या फिर जब हम गुलाम हुए तो वैसा काल वापस नहीं आए, उसके लिए हमें क्या क्या करने पड़ेंगे। तो इतिहास आपको आगे का रास्ता दिखाता है, तो इतिहास भी पता होना चाहिए। सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का भी जानकार। अगर आप इस एक चार्ट को देखें तो आप ये मानेंगे या फिर आप जान सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ये सारे सिलेबस की जानकारी है ना, फिर आप ट्रेनिंग के बारे में जानोगे या फिर ट्रेनिंग करवाओगे तो आप ट्रेनिंग करवा पाओगे। इनके बिना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल चीज है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इनके बिना थोड़ी मुश्किल चीज है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आप जब स्कूल में जाएंगे, आमतौर पर आपको सिलेक्ट ट्रेनिंग देने के लिए ही किया जाता है कि आप स्कूल में जाकर बच्चों को कुछ गतिविधियां करवाएं, मनोरंजनात्मक खेल करवाएं या फिर उनको कोई कॉम्पिटिटिव खेल करवाएं, कोई टीम लेकर जाएं, कुछ बच्चे तैयार करें। तो बेसिकली उसके लिए ही आपको सिलेक्ट किया जाता है। शारीरिक शिक्षक का काम बड़ा बड़ा वही सीमित रह गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवसर जो है वो पढ़ाने के स्कूल में नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा अवसर वहाँ पर नहीं है। तो जब हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो ट्रेनिंग करवाने के लिए इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, और किस घटक को आप किस तरह से उपयोग करेंगे, कौन सी सामग्री, कौन सी नॉलेज को आप कब यूज करेंगे, वो आपके विवेक के ऊपर आमतौर पर छोड़ दिया जाता है। चलिए भाई, दूसरी बात, आज की जो क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं, आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों का। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों का हम अध्ययन करने वाले हैं। एक बार थोड़ा इतिहास पढ़ लेते हैं भाई, क्या इसके बारे में बात है। एथलेटिक प्रशिक्षण की शुरुआत 3000 साल से भी पहले हुई थी, यानी कि बहुत पुरानी ये प्रथा चल रही है कि जहां पर ट्रेनिंग जो है वो की जाती थी। आप जब यूनान का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर अलग अलग जो गेम्स हुए, उन गेम्स की तैयारी जो करवाई जाती थी, तो उसका आपको जिक्र मिलता है। इसके बाद होमर काल के अंदर ही इलियड और ओडिसी नाम के 2 ग्रंथ है, उसमें खास तौर पर इलियड जो ग्रंथ है उसके अंदर आपको जानकारी मिलती है कि कैसे योद्धा जो है वो तैयारी किया करते थे, और जो ट्रोय का जो युद्ध हुआ है उसके अंदर भी खूब सारी क्रियाओं का जिक्र आपको मिलता है। ठीक ठीक उसी ग्रंथ से प्रभावित होकर ये रोमन कवि वर्जिल द्वारा ईसा पूर्व 2 दशक में रचित एनीड नाम से कोई एक बुक है। इसको भी जरूर लिख लेना भाई। मैं इसको इसलिए यहाँ पर आपको मेंशन करवा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत शानदार जो पुस्तक है, हमने बोम्पा नाम से, ट्यूडर बोम्पा नाम से एक प्रसिद्ध राइटर हैं, बाहर के ऑथर हैं, उनकी किताब है पीरियडाइजेशन,
अवधिकालीनता। अवधिकालीनता में जब ये शुरुआत करते हैं ये सिद्धांतों की, तो सिद्धांतों के अंदर ये पूरा ये पहरा जो है आप हूबहू ऐसा का ऐसा आपको लिखा हुआ मिलता है। तो वहां पर क्योंकि वर्जिल के द्वारा एनीड नामक एक पुस्तक का संदर्भ दिया गया है, तो हो सकता है कि अगर एग्जामिनर जब पेपर बनाए और वो उस पहरा को देखे, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक इस तरह का एक आपको किताब का खास नाम दे दिया जाए कि खेल प्रशिक्षण का जिक्र जो है वो कब किस कवि के द्वारा किया गया है, फिर वर्जिल की किस इटालियन जो या फिर रोम के जो कवि वर्जिल हैं उनकी किस पुस्तक के अंदर उसकी जानकारी आपको मिलती है, और 3-4 नाम वहां पर आगे लिख दें। तो ध्यान रखना ये दोनों ही चीजों का नाम आप साथ में नोट डाउन कर लेना। एथलीट और प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण के सिद्धांत स्थापित किए और उनका पालन किया। ये सिद्धांत वर्षों से जैविक, शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञानों में शोध के परिणाम स्वरूप विकसित हुए हैं। यानी कि ये जो जितने भी हम नियम पढ़ने वाले, ये नियम ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति आया और उसने बोला कि ऐसे नियम बना दिए जाएं और हमने भी मान लिया कि भाई ऐसे नियम चल है, ठीक है बना दिए जाएं। इनके ऊपर बार बार शोध हुए, बार बार रिसर्च हुई, बार बार इनके बारे में खोजबीन की गई, और जब अंत में हमें लगा कि ये जो सिद्धांत हैं, ये बातें हैं, ये तथ्य जो है, इनको किसी भी जगह पर लगाया जाए ये आपको एक जैसा परिणाम देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि पूर्व से सूरज उगता है और पश्चिम में ढल जाता है, तो ये क्या है भी, एक सिद्धांत ही तो है, एक फैक्ट है, एक सिद्धांत है, रोज यही काम होगा। उसी तरह से कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको आप अप्लाई करोगे ना तो वो एक जैसा ही रिजल्ट देंगे, तो वो क्या बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। तो ये बार बार प्रयोग किए गए और हर बार इन्होंने एक जैसा रिजल्ट दिया है। खेल प्रशिक्षण के ये सिद्धांत प्रशिक्षण के सिद्धांत और कार्य प्रणाली की नींव है। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत प्रशिक्षण के सिद्धांत और कार्य प्रणाली की नींव है। यानी कि जैसा ट्रेनिंग की जाती है ना, ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसकी ये नींव की भांति काम करते हैं कि इनके बिना ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य एथलीट के खेल कौशल और अंततः खेल प्रदर्शन को स्तर को बढ़ाना है। प्रशिक्षण सिद्धांत एक संपूर्ण अवधारणा का हिस्सा है और इन्हें अलग अलग इकाइयों में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि बुनियादी अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए अक्सर इनकी अलग से जांच की जाती है। इन प्रशिक्षण सिद्धांतों के सही उपयोग से बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम और अच्छी तरह से प्रशिक्षित एथलीट तैयार होंगे। अब हम एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से सिद्धांत हमारे पास हैं। कुछ कुछ यहाँ पर चीजें हैं ऐसी हैं कि जो अंग्रेजी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिखी हुई है, तो उनको देखकर आपने घबराना नहीं है भाई, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। जितना मटेरियल आपके पास लिखा हुआ मोर देन इनफ है। किताब के अंदर जो लिखा हुआ है, क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, सारी की सारी बातें एडजस्ट कर ली जाएंगी, क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो उनको आप जरूर यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा भाई। पहला है कि भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत। वैसे तो किताब के अंदर आपकी निरंतरता का सिद्धांत है, वो अभी अगली 2-3 स्लाइड के बाद आ जाएगा भाई। जहां भी ये लिखा हुआ है तो वहां पर आपने ध्यान रखना है। भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत, पहले हम भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। क्या कहा जा रहा है कि भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत है। एक तो यहां पर सिद्धांत है ओवरलोड का सिद्धांत होगा, और एक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिद्धांत। दो तरह के सिद्धांत यहां पर आमतौर पर आते हैं। ओवरलोड का सिद्धांत क्या कहता है कि आप जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक चीज सीख ली, आपने क ख ग सीख लिए या फिर ABCD सीख ली, आपने अपना नाम लिखना सीख लिया, आपने हिंदी में अपना नाम, अंग्रेजी में अपने नाम की स्पेलिंग सीख ली। अगर आप रोज वही स्पेलिंग लिखते रहेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए, निरंतर तरक्की करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो आपको नहीं आती है या फिर आपकी क्षमता से थोड़ी सी बढ़कर हो। उसको कहते हैं कि आप अपनी क्षमताओं से थोड़ा आगे जाकर सीख रहे हैं। ठीक यही प्रशिक्षण के अंदर भी उपयोग में लिया जाता है कि अगर मान लीजिए कि मेरे को 2 किलोमीटर दौड़ना आता है और मैं रोज 2 किलोमीटर ही दौड़ूं, तो हो सकता है कि मेरे अंदर जो सुधार की गुंजाइश है वो उतनी नहीं रहेगी, या फिर मैं 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 15, 20 किलोमीटर नहीं दौड़ पाऊंगा। अगर मैं आज 2 किलोमीटर दौड़ता हूं और मुझे अगर 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दौड़ना है, तो मुझे 2 को 2.5 पर, 3 पर, 3.5 पर, 4 पर, 4.5 पर, 5 पर धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक यही चीज इसके अंदर भी बताई जा रही है कि आप जब लोड है उसको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है। उसको लोड का मतलब यहां पर 2 शब्द आ रहे हैं। एक तो भार शब्द आ रहा है, जो नए विद्यार्थी हैं उनको शब्दों के संबंध में थोड़ा ध्यान रखना है। भार शब्द आ रहा है एक तो, जिसको हम लोड कहते हैं। अब भार और लोड दोनों अलग अलग शब्द हैं भाई। लोड को हम जब ट्रांसलेट करेंगे ना हिंदी में, ये भार बन जाएगा, लेकिन लोड शब्द जो है ना वो अपने आप में एक अलग शब्द है। कि जैसे मान लीजिए कि एक 2 टॉफी है, एक दोनों मीठी हैं, लेकिन खाने का जो स्वाद है ना वो अलग लगाएगा। ठीक वैसी हाँ, लोड को ट्रांसलेट भार के अंदर कर दिया हमने, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है ना वो यहां पर निकल के नहीं आ रहा। लोड क्या है
अब इस शब्द को समझने के लिए भार को हम समझते हैं कि भार से समझते हैं। लोड का मतलब है कि आप किसी चीज को ट्रेनिंग के अंदर खास तौर पर लोड किया है कि खिलाड़ी को कुछ कुछ सिखाना चाहते हैं, खिलाड़ी में इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो इंप्रूवमेंट करने के लिए आप उसको कुछ ट्रेनिंग करवाएंगे। जो आप ट्रेनिंग उसको करवा रहे हैं ना, वो ट्रेनिंग जब वो दौड़ रहा है, जब वो बोलो किक कर रहा है, वो ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल जो है, पूरा का पूरा जो सत्र है, जिसमें उसने वार्म अप किया, उसने कोई एक्सरसाइज की, उसने स्प्रिंटें लगाई होगी, उसने कोई ड्रिबलिंग की होगी, उसने कोई गेम खेला होगा, जो भी उसने काम किया है, वो उसके लिए क्या है, लोड है। यानी कि लोड का मतलब क्या है कि वह कार्य जो वह कार्य जो कोच एथलीट को करवा रहा है। बहुत सिंपल मैंने बताया है, हालांकि इतना सिंपल ये परिभाषा है नहीं, लेकिन केवल समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं। वैसे तो इसको साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल नीड्स ऑफ टूर्नामेंट के नाम से इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि आमतौर पर जैसे मान लीजिए कि अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए लोड है एक तरह से, कि वो आप कार्य कर रहे हो, अपने शरीर के ऊपर आप कुछ वजन डाल रहे हो, चाहे दिमाग के ऊपर चाहे शरीर के ऊपर। और वो वजन क्यों डाल रहे हो, वो वजन इसलिए डाल रहे हो कि शरीर उस वजन को उठाना सीख जाए, इसलिए ये लोड शब्द यहां पर उपयोग किया जाता है। यहां पर वर्क शब्द उपयोग नहीं किया जाता, लोड शब्द यहां पर उपयोग किया जाता है। तो लोड शब्द क्या है, अब यहां पर प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। अब अगला शब्द है, इस लोड के बाद अगला शब्द आया ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब यहां पर क्या है, ओवरलोड दो तीन बार आएगा, दोनों तीनों बार उसका अलग अलग मतलब होगा, लेकिन यहां पर मतलब क्या, ओवर का मतलब अधिक, और लोड का मतलब कार्य। अधिक का मतलब यहां पर क्षमता से अधिक, क्षमता से अधिक इसका मतलब है यहां पर केवल क्षमता से अधिक, कि जो मेरी क्षमता है ना उसे थोड़ा सा अधिक उसको काम करवाया जाए। अब यहां पर एक और शब्द आ रहा है प्रोग्रेसिवली, या फिर भार की प्रगतिशीलता। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि धीरे 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 उसको बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कि मैं 2 किलोमीटर आज दौड़ पाता हूं, 2 किलोमीटर आज दौड़ पाता हूं, तो मैं कल क्या करूंगा, 2.5 किलोमीटर दौड़ूंगा। 2.5 किलोमीटर में कल दौड़ा, उसके बाद फिर एक दिन 2.5 किलोमीटर, फिर 2.5 किलोमीटर। जब इसके ऊपर मैं रिलैक्स हो जाऊंगा या फिर ये आसान लगने लगे, फिर 3 किलोमीटर दौड़ लूंगा। फिर इसी तरह 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, फिर रेस्ट वगैरह करेंगे, रेस्ट यहाँ बीच में भी हो सकता है। इसी तरह से धीरे धीरे मैं अपने ये जो 2.5 किलोमीटर ना, इसी को बढ़ाते 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 5-10 तक ले जाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरा टारगेट 50 किलोमीटर दौड़ना है, मान लीजिए कि मेरा टारगेट मैराथन दौड़ना है, मैं पहले ही दिन 40 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आज दौड़ पाता हूं, पहले दिन 40 किलोमीटर दौड़ने चला जाऊं, तो क्या होगा उससे, उससे मेरा शरीर जो है, पहली बात तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। अगर मैं जैसे तैसे दौड़ जाऊंगा तो शरीर उससे रिकवर नहीं कर पाएगा, मांसपेशियों के पास उतनी क्षमता नहीं है अभी कि आपको पूरा सिलेबस करना है, लेकिन पहले ही दिन आपको खूब सारा सिलेबस करवा दिया जाए, पहले ही दिन आपको बहुत सारी चीजें करवा दी जाए, तो आप बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे मैदान में। इसलिए कर्मिक रूप से धीरे 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 लोड को बढ़ाया जाता है, और जैसे जैसे आप उसको, उस क्षमता को आप अपने अंदर समाते रहते हैं, उसका आप अनुकूलन करते रहते हैं, उसी तरह से लोड आगे बढ़ाया जाता रहता है। तो पहला सिद्धांत ये क्या कहते हैं यहाँ पर, और सिद्धांतों के अंदर कोई क्रम नहीं है कि ये पहला सिद्धांत है, वो दूसरा सिद्धांत, वो तीसरा सिद्धांत है, कोई क्रम नहीं है, सिद्धांत बस सिद्धांत है। कोई इसमें नहीं है कि पहला 1 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये, 3 नंबर का ये, अपने आप ये इस तरह चलते हैं। तो ये क्या कहता है, भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अभ्यास के दौरान शारीरिक व मानसिक भार को खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे अनुकूलन के साथ बढ़ाना चाहिए, कि जैसे जैसे खिलाड़ी अनुकूलन करता रहे, अनुकूलन का मतलब है सीख जाना, कि शरीर उसका अभ्यस्त हो जाए, शरीर जब उसका अभ्यस्त हो जाए तो उसको नया लोड जो है वो दे दिया जाए, नया कार्य उसको दे दिया जाए, उसकी क्षमता से थोड़ा उसको आगे ले जाया जाए। फिट मॉडल, FITT मॉडल को शामिल करें, जो भार बढ़ाने के तरीके को समझाता है। F यानी कि फ्रीक्वेंसी, भार के जो घटक हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रही है, वो आगे जाके भी हम बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि सप्ताह में कितनी बार उसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। शुरुआती दौर के अंदर हम एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, उसके बाद हम 2 ट्रेनिंग सेशन, 3 ट्रेनिंग सेशन भी कर सकते हैं, जैसे जैसे अभ्यस्त होने लगेगा। तो हम एक ही दिन के अंदर 2 ट्रेनिंग सेशन रखकर भी भार को बढ़ा सकते हैं। अगला, इंटेंसिटी, कितना कठिन,
कठिन कार्य जो है कितना कठिन हो रहा है, किस रफ्तार के ऊपर, किस गति के साथ, वो किस स्पीड के साथ आप जो भी आपकी ट्रेनिंग की जो रूटीन्स हैं, जो भी गतिविधियां उनको निष्पादित कर रहे हैं, वजन कितना उठा रहे हैं, प्रयास कितने कर रहे हैं, कि बार बार रिपीट कितना कर रहे हैं, कितना आप एफर्ट लगा रहे हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, इंटेंसिटी के अंदर। टाइम, कितने समय के लिए आप 40 मिनट का सेशन कर सकते हैं, 1 घंटे कर सकते हैं, 3 घंटे कर सकते हैं। तो जितना सेशन बढ़ता जाएगा उतना लोड भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इनके बारे में हम विस्तार से बात आगे जाकर करेंगे। एक्टिविटी टाइप, किस प्रकार की गतिविधि आप कर रहे हैं, क्वालिटी क्या है, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके अंदर कैसी क्वालिटी के साथ आप गतिविधियां कर रहे हैं, तो वो भी लोड के बारे में आपको थोड़ा बताएगा, या फिर लोड जो है उनसे प्रभावित होगा। इसके अलावा एक करेक्ट सीक्वेंस ट्रेनिंग लोड विल बी इंक्रीज ग्रेजुअली, और अच्छी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर लोड जो है वो धीमे धीमे बढ़ेगा, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन परफॉर्मेंस कैपेसिटी। और धीरे धीरे बढ़ाओगे तो वो परफॉर्मेंस कैपेसिटी के अंदर आपको बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। इफ हाउएवर द ट्रेनिंग लोड इज सडनली एंड ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड, और अगर एकदम से लोड को बढ़ा दिया गया और बहुत तेजी के साथ लोड को बढ़ाया गया, इट विल टेक मोर टाइम फॉर द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू अकर, और शरीर उस लोड के साथ एडजस्ट होने में समय लेगा, काफी समय लेगा। और जो काफी समय लेगा उसके अंदर मांसपेशियां थकी होगी। आप जब अगले दिन दोबारा लोड दोगे तो मांसपेशियां और थकान में आएगी, तो इस तरह करके आप क्या खा लोगे, चोट खा लोगे। एंड परफॉर्मेंस गेन्स टू बी रियलाइज्ड विद सडन इंक्रीज द रिस्क ऑफ माल एडेप्टेशंस एंड इंजरी इज हाई। और अगर आप जल्दी जल्दी लोड बढ़ाते हो तो उससे इंजर्ड होने के चांसेस जो है वो थोड़े ज्यादा रहते हैं, कि खिलाड़ी जो है चोटिल होने की संभावना वहां पर थोड़ी ज्यादा रहती है। द टाइम फ्रेम नीडेड फॉर रिकवरी एंड अडेप्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सडन इंक्रीज इन द ट्रेनिंग लोड। कितना समय उसको रिकवर होने के लिए दिया जाए, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या काम उससे करवाया है। जैसा आपने उसको कार्य करवाया है उसके हिसाब से आप उसको रिकवर होने का समय भी देंगे। भाई पहला ये समझ में आया भाई, बताओ फटाफट। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, 2 शब्द हैं, 3 शब्द मान लीजिए। एक लोड, पहले लोड को समझिए। लोड क्या है? लोड है कि आप काम क्या कर रहे हैं। ओवरलोड का मतलब जो आप काम करना जानते हैं उससे थोड़ा सा अधिक, ऑप्टिमम, कि बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो और आपकी क्षमता से थोड़ा अधिक काम हो, वो ओवरलोड है। उस ओवरलोड को मेंटेन करना है प्रोग्रेसिवली, उसको बढ़ाना है प्रोग्रेसिवली, उसके अंदर धीरे 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 आपको बढ़ोतरी करनी है। फिर क्या होगा, परफॉर्मेंस कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी। वरना क्या होगा कि एकदम से आप जो आप कहानी सुनते हैं, जो सोने का अंडा मुर्गी देती है, एकदम से आप अगर सारे के सारे अंडे एक ही दिन चाहेंगे तो उससे क्या होगा कि खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएगा। एकदम से आप कोई कार्य कर, खिलाड़ी को आप ज्यादा लोड देंगे तो वो खिलाड़ी उसको सहन नहीं कर पाएगा। भाई अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। व्यक्तिगत भिन्नता कह लो, व्यक्तिगत भिन्नता कहने पर ये थोड़ा और आसान हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी का व्यक्तित्वता का सिद्धांत कह लो आप। इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है कि हर खिलाड़ी जो है वो अलग अलग है। आप सभी को एक जैसा नहीं समझे। आपने मान लीजिए कि स्कूल के अंदर बोला, स्कूल के अंदर गए और आपने बोला कि कल से हम फुटबॉल की ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तो जो भी 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो आ सकते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। सभी बच्चे आए और आपने ग्राउंड के अंदर उनको एक साथ असेंबल किया। असेंबल करने के बाद आपने उनको रनिंग करवाना शुरू कर दी। रनिंग करवाई आपने, 2-3 किलोमीटर रनिंग करवाई। फिर आपने कुछ 40-40 50-50 मीटर की उनको स्प्रिंट्स लगवा दी। उसके बाद आपने उनको गेम वगैरह खिलवाया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम इंडिविजुअल को वहाँ पर हमने दरकिनार किया है, फिर जो इंडिविजुअलिटी है उसको दरकिनार किया। इंडिविजुअलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर खिलाड़ी अलग अलग है। उनको जब आप कार्य करवाएंगे या फिर उनको लोड देंगे तो उनको लोड किस आधार पे दिया जाएगा? उनको लोड इस आधार पे दिया जाएगा कि खिलाड़ी जो है उसकी बायोलॉजिकल एज क्या है, फिजियोलॉजिकल एज क्या है। जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एज यानी कि बायोलॉजिकल एज उसकी शारीरिक ढांचा कितना विकसित है, फिजियोलॉजिकल एज उसके हार्मोनल जो विकास हुए हैं शरीर के अंदर, शरीर की जो मांसपेशियां, शरीर के जो आपके हृदय कार्य कर रहा है, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, शरीर के कार्य करने की क्षमता कितने विकसित हो चुकी है, मांसपेशियां कैसे काम कर रही हैं, उसके आधार पर उसको लोड दिया जाना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर क्या चीज हो सकती है कि खिलाड़ी ने पहले ट्रेनिंग की है नहीं की। अगर मान लीजिए जो 11वीं 12वीं बच्चे खेलने के लिए आए हैं उनमें 8 खिलाड़ी ऐसे आए हैं कि जो रेगुलर कोई एकेडमी ज्वाइन कर रखी है वहां पर खेल रहे हैं लगातार, और 8 ऐसे खिलाड़ी आए हैं कि जो पहली बार ग्राउंड में आए हैं। तो उन दोनों का आप एक साथ ट्रेनिंग नहीं करवा सकते। हो सकता है कि आपने उनके हिसाब से ट्रेनिंग करवाए, अगले दिन जो 8 नए आए उनमें से कुछ डिमोरलाइज हो जाए या फिर उनके पैर इतने दर्द हो कि वो अगले दिन आ ना पाए। तो उन बच्चों की ट्रेनिंग हिस्ट्री देख लेनी है आपने कि कितना उन्होंने ट्रेन किया है। बच्चों की आपने चेक आयु को चेक कर लेना है कि आयु कितनी है उनकी, फिजियोलॉजिकल एज क्या है, कितना बच्चे लोड जो है वो सहन कर सकते हैं। पहले उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको कर लेनी है, उसके बाद आपने उनको ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। जब वो सब एक लेवल के ऊपर आ जाएं तो उसके बाद आप उनको इकट्ठा ट्रेनिंग करवा सकते हैं। हर खिलाड़ी एक दूसरे से शारीरिक बनावट में, शारीरिक क्रिया विज्ञान में, अनुवांशिकता और अन्य स्तर पर भिन्न होते हैं। एक ही तरह के खेल प्रशिक्षण का प्रभाव भी हर खिलाड़ी पर अलग अलग हो सकता है। अतः अभ्यास करवाते समय प्रशिक्षक समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दे। और ये समस्त पहलू हैं कौन से? एक यहां पर है ट्रेनिंग एज, एक शब्द यहां पर है ट्रेनिंग एज। ट्रेनिंग एज इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ईयर्स एन इंडिविजुअल हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर ए स्पोर्टिंग एक्टिविटी। ट्रेनिंग एज का मतलब है कि प्रशिक्षण आयु का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति कितने साल से प्रशिक्षण कर रहा है, कितने साल से वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये व्यक्ति जो है वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा है तो इसको कुछ हार्ड वर्क करने में या कोई नई एक्टिविटी इसको नहीं लगेगी। जो एक्सरसाइज करवाएंगे वो पहले करता होगा एक्सरसाइज। तो ट्रेनिंग एज हमने देख लेनी है कि बच्चों की ट्रेनिंग एज क्या है। फिर ट्रेनिंग हिस्ट्री, एथलीट्स ट्रेनिंग हिस्ट्री। ट्रेनिंग हिस्ट्री का मतलब है किस स्तर की, किस लेवल की ट्रेनिंग उसने की है। अब एक बच्चा है जो 8वीं से लेकर 12वीं तक लगातार खेल रहा है, वो कॉलेज में आए, आपके पास आए और आप उनको दोबारा खिला रहे हैं, तो वो बच्चा 4 साल खेल के आया है। एक ऐसा व्यक्ति भी है कि जिसने 9वीं क्लास में खेलना शुरू किया, 10वीं क्लास में खेलना शुरू किया, लेकिन वो रिजल्ट उसने बहुत जल्दी इंप्रूव किया, वो 11वीं 12वीं के अंदर इंडिया खेल गया हो। तो वो अगर बच्चा आ रहा है तो उन दोनों को आप अभ्यास एक साथ नहीं करवा सकते। एक का ट्रेनिंग एज और ट्रेनिंग हिस्ट्री अलग अलग है दोनों की। एक ने बहुत उच्च श्रेणी का, उच्च स्तर का अभ्यास जो वो कर रखा है, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड है और अगर उसकी वर्क कैपेसिटी उसने कम कर रखी है, अभी इंजर्ड है, रिकवर नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी आपने ध्यान रखना है कि कितना लोड उसको देना है, उसको रिकवर करने के लिए आपने लोड देना है, उसको एकदम से आपने बढ़ोतरी नहीं कर देनी है ताकि वो दोबारा इंजर्ड हो जाए। द एबिलिटी टू टॉलरेट ए ट्रेनिंग लोड इज ऑफन रिलेटेड टू ऑल द स्ट्रेसर्स दैट द एथलीट एनकाउंटर्स। और कितना, और अंततः आपको तमाम बातें जोड़कर एक बात ध्यान लगानी है कि खिलाड़ी कितना ट्रेनिंग लोड जो है वो सहन कर पाएंगे। उतना लोड आपने उनको देना है, उसे थोड़ा कम रखना शुरुआती दिनों में, उसके बाद आप ग्रेजुअली उसको बढ़ा सकते हैं। तो आपने हर खिलाड़ी को एक व्यक्तिगत यूनिट के रूप में देखना है और उसके हिसाब से आपने क्या करना है, उनको लोड देना है, उसके हिसाब से आपने उनको गतिविधियां करवानी है। समझ में आया भी दूसरा नियम? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। 2 नियम हमने करवाए, एक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, अंग्रेजी के नाम थोड़ा ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये 2 हमने अभी सिद्धांत किए हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रमबद्धता और योजनाबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड प्रोसेस, कि जो प्रशिक्षण है वो एक संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, एक प्लान्ड, नियोजित और एक स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है जिसमें हम क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक प्लान होगा, हमें पता होगा कि हम आज यहां पर हैं और हम जा यहां रहे हैं, तो हमें ये रास्ता पता होगा कि हम यहाँ पर जो जा रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं वो हमें पता होगा। दूसरी बात, हमें ये भी पता होगा कि हम यहाँ पर क्या क्या कार्य करते हुए जाएंगे, हम किस महीने, किस सप्ताह में हम क्या काम करेंगे। ये पूरी प्रोसेस एडवांस में तय कर ली जाती है। और ये तय करने के पीछे वजह क्या है? हम आज की सिचुएशन को देखते हैं और इसके बाद हम जा कहाँ रहे हैं वो सिचुएशन को देखते हैं, उसके हिसाब से हम मध्य की जो चीज है ना उसको प्लान करते हैं। आमतौर पर हम आज की सिचुएशन तो हमें पता है, हमें जाना कहां पर है, क्या हमें टारगेट अचीव करना है, कैसा टूर्नामेंट खेलना है, वहां पर कैसा प्रदर्शन हमें करना है, किस स्तर का प्रदर्शन करना है, उसके हिसाब से हम बीच की जो प्रोसेस है ना उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे। एक बात, प्रशिक्षण करवाने से पूर्व वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित क्रम व पूर्ण योजना का बनाया जाना व उसी के अनुरूप प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिए ताकि लक्ष्य की स्पष्टता के साथ सभी पहलुओं को
नियंत्रित किया जा सके। और अगर हमें ये पता है और ये पता है तो बीच में हमें क्या करना है उसके बारे में हमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप जिस स्तर के ऊपर भी हैं, जैसे आज का आपका दिन है, तो आप अपना टारगेट निर्धारित कीजिए कि मुझे कितने नंबर चाहिए। 500 नंबर की कुल प्रोसेस है, जिसमें से 40 नंबर के आपके सर्टिफिकेट हैं, पीछे बचे 460। 460 में से मुझे कितने नंबर चाहिए, वो टारगेट आप निर्धारित कीजिए। वो टारगेट निर्धारित करोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है तो आप कभी इधर कभी उधर कभी इधर इस तरह से डोलते हुए चलते जाएंगे, और अंत जब एग्जाम के पास पहुंचेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा, आपके पास आपके 1 साल का हिसाब नहीं होगा। तो आप टारगेट निर्धारित कीजिए, चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए, प्रति सप्ताह अपनी रिपोर्ट लिखिए, हर 10 दिन में, 15 दिन में, तो वो आपको इस प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल देगा। प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल देगा। ट्रेनिंग यही चीज़ है, ट्रेनिंग यही चीज़ है कि वो एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड प्रोसेस है कि आप हर चीज को पहले से पूर्व नियोजित करके चलते हैं और एक सिस्टम के साथ आप चल रहे हैं, एक सिस्टम के साथ आप चल रहे हैं। उसके बाद चक्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। चक्रीयता का सिद्धांत क्या कहता है? संपूर्ण प्रशिक्षण काल को हम छोटे छोटे खंड में बांट लेते हैं, छोटे छोटे भाग में हम विभाजित कर लेते हैं। जैसे व्यवस्थित करने के लिए हमें सिस्टम चाहिए, हम प्लानिंग चाहिए। तो ये प्लानिंग कैसे की जाती है? हम पूरे एक भाग को, जो भी हमारे पास पूरा का पूरा भाग है, उसको हम छोटे खंडों में बांट लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, मैं स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ना देकर आपको एक अन्य एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम बड़ा अगर एक अनुमान लगाएं तो दिसंबर 2025 है, और यहां पर हमारे पास समय जो है वो सितंबर 2026, यहां पर हमें पहुंचना है। अब यहां पर आप जब पहुंचना चाहते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि भाई आप केवल यहां पर चलते जाएंगे। अब यहां पर क्या करें? अभी जैसे मान लीजिए कि शुरुआत का कुछ दिन है, आपने दिमाग में सोचा होगा ना कि हम जो शुरुआत के जो 4 महीने, जैसे बड़ा यहां पर अप्रैल तक का समय मान लें, अप्रैल तक का समय यहां पर हम थ्योरी करेंगे, यहां पर हम थ्योरी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करने लगेंगे, यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये पूरी प्रोसेस को आपने बांट रखा होगा ना कि आप कब क्या क्या काम करने वाले हैं। ठीक उसी तरह से ट्रेनिंग के अंदर भी ये काम किया जाता है। ट्रेनिंग में भी ये काम किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अभी आप एक अंदाजन मान लीजिए कि सितंबर 2026 में हमें कोई एक टूर्नामेंट खेलना है। उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए हमें क्या करना है? हमें पूरे पीरियड में बांटना है। तो इस पूरे भाग को हम एक भाग में बांट देंगे, उसके बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हमने 4 सप्ताह के, 6 सप्ताह के टुकड़े कर लिए, तो इसको हम नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए कि मेरा टारगेट है कि यहाँ पर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मेरा टारगेट है कि मुझे 100, मेरा टारगेट है, अंदाजन बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किस चीज में है 100, लेकिन अंदाजन 100 का टारगेट है। आज मैं यहाँ पर मान लीजिए कि 40 पर हूँ, आज 40 पर हूँ, तो मुझे यहाँ पर होगा कि मैं यहाँ से ट्रेनिंग शुरू करूंगा, यहाँ पर मैं 95 पहुंचूंगा, यहाँ मैं 85 पहुंचूंगा, यहाँ पर मैं 65 पहुंचूंगा, यहाँ मैं 55 पहुंचूंगा। इस तरह से मैंने टारगेट आपने सेट कर लिए छोटे छोटे खंड में बांटकर। फिर यहाँ पर मैं इन छोटे छोटे भाग में इस भाग को और बांट लूंगा, इनको छोटे छोटे भाग में और बांट लूंगा, इनको छोटे छोटे भाग में और बांट लूंगा। ये काम क्यों कर रहा हूं मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि मैं आंख बंद करके चल रहा हूं और मैं यहां पर आ गया, अप्रैल में आ गया, अप्रैल में आने के बाद पता लगा कि पिछले 6 महीने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर सारी की सारी जो हमने पिछले 6 महीने है वो सत्यानाश जाएंगे, तो हम रिकवर भी नहीं कर पाएंगे उसको। अब जब छोटे कालखंड में बांट लेते हैं तो हमारे पास फायदा क्या होता है कि मैंने इस एक बिंदु के लिए 4 सप्ताह पे मैंने एक टारगेट अपना रख रखा है। मैं यहां पर काम करूंगा, यहां पर काम करूंगा, यहां करूंगा, यहां करूंगा, फिर मैं अपने मूल्यांकन यहां पर करूंगा कि जो मेरा टारगेट था वो मैंने हासिल किया या नहीं किया। साथ में ये देख लिया जाएगा, अगर मान लीजिए मैं थोड़ा कम रहता हूं तो मैं अपने आगे के टारगेट को थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा और मैं देखूंगा कि यहां पर मैंने कहां पर चूक की, कहां पर गड़बड़ की, उनको सुधार मैं कहां कर लूंगा, यहां सुधार कर लूंगा। यहां सुधार, मान लीजिए कोई डाइट के अंदर गड़बड़ हुई, डाइट कम हुई, डाइट ज्यादा हुई, कोई भी ट्रेनिंग के अंदर कोई भी दिक्कत यहां पर हुई है तो उसको सुधार कहां कर लीजिए, यहां कर लीजिएगा। कोई गड़बड़ अगर कर रहा हूं तो मुझे 1 महीने के अंदर पता लग जाएगा। अगर मैं सतर्क हूं, अगर मैंने नियोजित काम कर रहा हूं, अगर मैं पीरियडाइजेशन का यूज कर रहा हूं, सिस्टम से चल रहा हूं ट्रेनिंग के अंदर, तो मुझे 1 सप्ताह 1 महीने में पता लग जाएगा कि मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूं उसमें कहीं चूक हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि मैं 6 महीने आंख बंद करके निकाल दूंगा, उसके बाद पता लगेगा पिछले 6 महीने तो गए। हर महीने मुझे पता लगेगा कि मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, और उसके आधार पर अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं तो हम यहां पर टारगेट
यहाँ पर देख लेंगे हम कि भाई कैसे चल रहे हैं, इस टारगेट के अंदर हम कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने काम की हम ये देखेंगे कौन सी चीज बढ़िया हमारे हमें सूट कर रही है और कौन सी चीज ठीक नहीं कर रही। तो धीरे धीरे हम 2-3 महीने के अंदर हमें पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं। उसके हिसाब से हम अपनी तरक्की को आगे लेके जाएंगे भाई। यह पीरियडाइजेशन छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे कालखंड में बांट लेना, व्यवस्थित करने व प्रगति का जायजा लेने हेतु छोटे छोटे कालखंड में पूरा का पूरा जो प्रशिक्षण काल है उसको बांट दिया जाता है। जैसे मैक्रो साइकिल में, मेसो साइकिल में, माइक्रो साइकिल के अंदर तो अलग अलग कुछ सप्ताह। माइक्रो यानी कि आगे पढ़ेंगे वैसे अवधिकालीनता में। माइक्रो यानी कि सबसे छोटा, मेसो यानी कि बीच वाला, ऑपरेटिव प्लान भी जिसको कहते हैं, और मैक्रो जिसको वार्षिक प्लान भी कहते हैं, जो 3 महीने से 12 महीने तक होगा। साप्ताहिक जो है वो 3 से 6 सप्ताह का होगा। और जो वीकली प्लान है, जो माइक्रो साइकिल है, सबसे छोटा जो हिस्सा है वो 3 दिन से लेकर 10 दिन तक रहेगा। तो इनके आधार पर ये पूरे कालखंड को बांटा जाता है। और चेक कहां पर होगा? मेसो साइकिल के ऊपर चेक होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। चलिए भाई बताइए, कोई दिक्कत आ रही है आपको तो? समझ में आया भाई ये? कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए भाई फटाफट। समझ में आ गया तो हम सब कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए अगला सिद्धांत, परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग रिजल्ट्स। प्रशिक्षण का अंतिम लक्ष्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति है। प्रशिक्षण के अंदर अब ऐसा नहीं है कि हम वैसे अभ्यास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की खास बात यही है कि ये आपको कोई एक टारगेट की तरफ लेके जा रहा है। अगर टारगेट नहीं है, टारगेट भी कैसा, टाइम बाउंड टारगेट, ऐसा भी नहीं है कि हम केवल ये चाहते हैं कि हम ये काम कर लें। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं अभ्यास कर रहा हूं कि मैं 100 मीटर जो है वो इतने समय के अंदर भागने लग जाऊं, लेकिन आपके पास लक्ष्य है, लक्ष्य के साथ वहां पर एक टाइम बाउंड भी होगा। अगर मान लीजिए कि अभ्यास आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, केवल आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप साधारण जनरल व्यायाम कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग जो है वो एक लक्ष्य की तरफ अग्रसर एक प्रक्रिया है, और वो टाइम बाउंड है कि समय सीमा के अंदर बंधी हुई है। समय सीमा में बंधी हुई है तभी तो हम प्लान कर रहे हैं तमाम चीजें हम, क्योंकि अगर समय सीमा हमारे पास नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, तो ये तमाम जो सिद्धांत हैं कि प्लान करना, नियोजित करना, सिस्टम में चलना, ये छोटे छोटे कालखंड में बांटना, किसको बांटोगे? आगे कोई लक्ष्य ही नहीं है तो क्या कर पाओगे आप? तो ट्रेनिंग के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई लक्ष्य होना। आप एक समय सीमा के अंदर बंधे होंगे, उसके बाद आप वो काम करेंगे, वह ट्रेनिंग होगी। अगर आप रोज सुबह उठते हैं, दौड़ने जाते हैं, जिम चले जाते हैं, तो वो एक्सरसाइज है, व्यायाम करना, वो ट्रेनिंग करना नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब आपके पास एक लक्ष्य है, समय सीमा के अंदर बंधे हुए हैं, अगर वो काम हो रहा है तो वो ट्रेनिंग है, अगर उस बिना उसके काम हो रहा है तो वो एक्सरसाइज है, जो आपके स्वस्थ वर्धन के लिए आप कार्य कर रहे हैं भाई। तो इसका अंतिम लक्ष्य जो है वो कुछ रिजल्ट जो है वो अचीव करना है। आगे बढ़े। सामान्य एवं विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। और ये जो विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत है, इसको ही या फिर इसको हम दूसरे नाम में अगर बोलना चाहें तो जनरल को, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन को हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट वर्सेस स्पेशलाइजेशन, या फिर इसको विशिष्टता का, स्पेसिफिसिटी का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। स्पेसिफिसिटी का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। देखिए भाई क्या बात हो रही है कि जब सामान्य रूप से बच्चा जो है वो बहुत कम आयु का है, जब वो मैदान में आना शुरू करता है तो हम उसको जनरल एक्टिविटीज करवाते हैं या फिर उसका मल्टीलेटरल डेवलपमेंट करते हैं। हमेशा आपको नींव चाहिए होगी पहले तो, कि आपको नींव मजबूत करनी पड़ेगी, इमारत कैसी भी आप बना रहे हैं। तो शुरुआती दिनों के अंदर हम बच्चे को मल्टीलेटरल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हम ये प्रयास करेंगे कि जो बालक है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, एक बार आधार, उसकी नींव जो है वो थोड़ी मजबूत हो जाए, जिसको हम जनरल ट्रेनिंग के माध्यम से करेंगे या जनरल प्रिपरेशन के माध्यम से, सामान्य तैयारी के माध्यम से करेंगे। उस सामान्य तैयारी के अंदर हम एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, इन तमाम जो घटक हैं हमारे, उनको विकास करने में हम उसका सहयोग करेंगे या फिर बच्चे को हम ध्यान करेंगे। जब एक बार वो तमाम चीजें डेवलप हो जाती हैं
उसके बाद हम उसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करवाने शुरू करेंगे, उसको विशिष्ट व्यायाम करवाने शुरू करेंगे, या जैसे फुटबॉल खिलाना शुरू करेंगे, फुटबॉल सिखाना शुरू करेंगे। विशिष्ट व्यायाम होने के बाद फिर उसको हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। 3 क्रम आमतौर पर होते हैं, एक जनरल ट्रेनिंग होती है, फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, फिर हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग होती है। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग 18-19 के बाद आप करते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड है वो जनरल के बाद करते हैं। तो इनका क्रम भी ध्यान रखना, सबसे पहले जनरल, फिर स्पेशलाइज्ड, फिर हाई परफॉर्मेंस। ये सिद्धांत हालांकि हाई परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। क्या बात यहां पर हो रही है कि प्रशिक्षण के दौरान सामान्य व विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सामान्य लक्ष्य में सभी खिलाड़ी सामान्य लक्ष्य में सभी खिलाड़ी को साथ में रखा जाता है, लेकिन विशिष्ट तैयारी में खास खिलाड़ियों कुछ खास विशिष्ट तत्वों का अभ्यास करवाया जाता है। एथलीट के ओवरऑल डेवलपमेंट में मल्टीलेटरल डेवलपमेंट और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के बीच बैलेंस बनाना शामिल है, कि जितना अच्छा मल्टीलेटरल, कि जितना अच्छा सामान्य विकास होगा, उतना ही अच्छा स्पेशलाइज्ड या फिर विशिष्ट विकास उसका होगा। आमतौर पर एथलीट के शुरुआती विकास में मल्टीलेटरल का मतलब है कि अलग अलग आयामों में विकास करना, कि उसके पास स्ट्रेंथ भी है, उसके पास एंड्योरेंस भी है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है, स्पीड भी है। अलग अलग आयामों के अंदर व्यक्ति का क्या करना, विकास करना, अलग अलग आयामों के अंदर व्यक्ति का विकास करना। कोई बात नहीं भाई, जब हम अगली क्लास करेंगे तो पहले सारे के सारे रिवाइज करके ही चलेंगे। खूब सारे हैं, 2 क्लास के अंदर ये पूरा होगा, टेंशन मत लो। चलिए भाई, एथलीट को ओवरऑल डेवलपमेंट, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के बीच बैलेंस बनाना शामिल है। आमतौर पर एथलीट के शुरुआती विकास में मल्टीलेटरल डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए। शुरुआती दिनों में मल्टीलेटरल या फिर सामान्य हम उसको तैयारी करवाते हैं, जिसका टारगेट एथलीट का ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे एथलीट ज्यादा डेवलप होता जाता है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का हिस्सा जो खास तौर पर टारगेटेड स्पोर्ट, जैसे फुटबॉल खिलाना है, हॉकी खिलाना है, क्रिकेट खिलाना है, उसकी तरफ उसको मोड़ दिया जाता है। में जरूरी स्किल्स पर फोकस करता है, लगातार बढ़ता जाता है। और एक चीज यहां पर प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी या फिर SAID सेट, स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स। ये एक थोड़ा सा वैसे स्पेसिफिसिटी थोड़ा थोड़ा अलग चीज है, इसको मैं थोड़ा अलग से समझा दूंगा भाई। ये प्रिपरेशन अलग है और स्पेसिफिसिटी थोड़ा सा अलग है। अब यहां पर क्या बात कही जा रही है कि शुरुआती दिनों के अंदर जब कोई बच्चा आपके पास आ रहा है, तो उसको आप ऑलराउंड डेवलपमेंट उसका करवाएं। उसके बाद जब आधार तैयार हो जाए, उसके बाद आप उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। आप ये एक डेवलपमेंट देख रहे हैं भाई, यहाँ पर एक 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 चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर पहले मल्टीलेटरल डेवलपमेंट होगा, पहले बच्चा जो है, एथलीट जो है, उसका पहले संपूर्ण विकास की तरफ हम जाएंगे, जो चाइल्डहुड के अंदर करवाने का प्रयास किया जाएगा। बाल्यावस्था के अंदर जब 8-9 साल का है, जूनियर एथलीट्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग 8-10 साल के बाद उसको फुटबॉल खिलाना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, जब मैच्योरिटी उसके पास आ जाए 18 साल प्यूबर्टी के बाद, फिर उसको हाई परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाता है। लगभग 16 से 18 के आसपास उसको तैयार करना शुरू। अलग अलग गेम के अंदर ये जो एज है वो अलग अलग रहती है, लेकिन सामान्य रूप से चाइल्डहुड, बाल्यावस्था के अंदर उसको रनिंग करवाना, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाना, उसको फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग करवाना। अब स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि जिम के अंदर, स्ट्रेंथ का मतलब पुशअप कर रहा है, पुलअप कर रहा है, स्क्वाट्स कर रहा है, वो चीजें शामिल हो जाएगी। जूनियर एथलीट्स जब 10-12 साल की आयु है, तो उस समय उसको फुटबॉल खिलाना शुरू आपने कर देना है। मैं फुटबॉल का एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस, जब वो किशोरावस्था की ढलान के ऊपर है, अंत जो समय है किशोरावस्था का, उस समय उसको हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। आमतौर पर आप ओलंपिक के अंदर देखते हैं 16 साल 18 साल के बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं, वो उस स्तर के ऊपर प्रदर्शन आपको करते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पर एक एक शब्द हो रहा है भाई, ये एक अलग सिद्धांत है, वैसे मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। स्पेसिफिसिटी एक अलग सिद्धांत है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? स्पेसिफिसिटी का मतलब है विशिष्ट। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि जैसा लोड आप किसी खिलाड़ी को देंगे, वो वही चीज सीखेगा। जैसे अगर आप किसी को हिंदी की किताब पढ़वाएंगे तो वो हिंदी पढ़ना सीख जाएगा। अगर किसी को आप फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वो फिजिक्स के कुछ सिद्धांत सीख जाएगा। उसी तरह से किसी को अगर आप फुटबॉल खिलाएंगे तो फुटबॉल सीखेगा, किसी को आप क्रिकेट खिलाएंगे क्रिकेट सीखेगा। किसी को आप 50 किलो भार उठवाएंगे तो 50 किलो भार उठाना सीखेगा। किसी को आप विस्फोटक शक्ति के जो मूवमेंट्स हैं वो करवाना सिखाएंगे तो वो सीखेगा। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड, जैसा आप उसको अभ्यास करवाएंगे वो खिलाड़ी वैसा ही सीखेगा। दोनों के अंदर अलग अलग है। यहां पर जो आप
स्पेसिफिक प्रिपरेशन और जनरल, इन दोनों के, ये दोनों अलग हैं। जनरल का मतलब है कि सामान्य तैयारी करवाना, आधार निर्माण करना, उसके बाद कोई एक गेम खिलाना, उसको शुरू करना। और स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि अगर आप उसको स्प्रिंट लगवा रहे हैं तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट देखे जाएंगे वो स्प्रिंट से संबंधित होंगे, स्पीड से संबंधित होंगे। अगर आप उसको 10 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट होंगे वो एंड्योरेंस के संबंधित होंगे, कि जैसा आप उसको कार्य करवाएंगे, जैसा उसके ऊपर लोड देंगे, जैसा लोड के अंदर स्पेसिफिसिटी होगी, जैसी लोड की विशेषता होगी, जैसा आप उसको कार्य करवाएंगे, वैसा ही एथलीट के अंदर आपको चेंज दिखाई देगा। ये बात प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी के अंदर कहा जा रहा है। बताइए भाई, आज हम यहीं पर रुकेंगे। अभी तक जितने भी बातें, जितने भी हमने सिद्धांत पढ़े, इनमें किसको कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। कल की क्लास में हम ये तमाम इनका रिवीजन भी करेंगे और साथ में हम बचे हुए जो हमारे सिद्धांत है वो भी हम कंप्लीट करेंगे भाई। इनको रिवीजन आपने जरूर करना है, किताब में सब चीजें लिखी हुई है, आपने आराम से पढ़ना है इनको। कोई नई चीज आपको मिलती है तो उसको ऐड कर लेना है। बाकी रिवीजन जरूर करना है। कल की क्लास में इनको दोबारा रिवाइज करेंगे और बचे हुए जो सिद्धांत है उनको हम पूरा करेंगे भाई। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई आप। और सब क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए भाई, सभी साथी जो कक्षा में जुड़े, जिन्होंने अध्ययन किया, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से साथ जुड़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।